ठीक है, इवैल्यूएशन के जो पैटर्न होते हैं उस पैटर्न में एक जो इस समय हम लोगों की प्रेजेंटेशन चल रही है, एक CCE पैटर्न जो कि न्यू ट्रेंड है इवैल्यूएशन का, उसकी प्रेजेंटेशन चल रही है और नेहा पटेल उसको कंटिन्यू करेंगी। नेहा, आप प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करिए। यस सर। यस सर। सर स्लाइड दिख रही है मेरी आप लोगों को? हाँ हाँ, दिख रही है। अभी तक हम लोगों ने जैसे बात कर लिया था, सीसी के बारे में बात कर लिया था, फिर हम लोगों ने फॉर्मेटिव समेटिव के बारे में बात कर लिया था, रिमेडियल टीचिंग के बारे में बात कर लिया था। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जो शिक्षक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण है उसमें क्या शिक्षक को करना चाहिए। तो हम लोग इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि इसमें ये हम लोग ये कह सकते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो बच्चे की मात्राओं की ओर ध्यान दें, क्योंकि अगर शिक्षक बच्चे की मात्राओं की ओर ध्यान नहीं देंगे तो वो जो अभी जैसे मैंने आपको इसमें बताया था ये वाली स्लाइड में कि बच्चे कौन की जगह कौन लिख रहे हैं, तो क्या है कि शिक्षक को ध्यान देना है कि बच्चे की मात्राओं को ध्यान दें, उन्हें बताएं ये कौन सी मात्रा है, कैसे क्या करनी है, आपको कैसे किस तरीके का, मतलब उनको पूरी डिटेल देनी है मात्राओं के बारे में, तो बच्चे उसको ज्यादा से ज्यादा सीख सकेंगे। तो जो कौन वाली समस्या थी, कौन को कौन लिखने की, तो उस समस्याओं को दूर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बोलते समय उच्चारण सही करवाएं। क्या होता है कि कभी कभी बालक होते हैं कि वो उनके जो बोलने का उच्चारण होता है वही गलत हो जाता है, और तो उससे क्या होता है कि उनके जो उनको लगातार बोलने के लिए प्रैक्टिस कराई जाए ताकि बच्चे अच्छे से बोल सकें और सही उच्चारण भी कर सके। जैसे कि आज भी क्लास में क्या होता है कि कक्षा को क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, तो कक्षा बोलना है। तो ये नहीं है कि आप उसको, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे कि जो बच्चे गलत बोलते चले जाते हैं, तो उनको भी क्या है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनकी जो उच्चारण है उनको भी क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए, जिनसे उनके उच्चारण में भी क्या जो कमी है उसमें सुधार हो सके। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं पाठ पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य बाल साहित्य पढ़ने हेतु प्रेरित करें। ऐसा ना करें कि जैसे कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको ही पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनको नहीं, उनके लिए अलग से बाल साहित्य बुक आती हैं, उनको प्रेरित करें कि आप लोग ये पढ़ें। तो क्या है, बच्चों को थोड़ा सा उनमें मन लगा रहेगा, तो बच्चे बोझिल नहीं समझेंगे अपने पाठ को, अपने पाठ्यक्रम को बोझिल नहीं समझेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे अन्य अतिरिक्त चीजें पढ़ने से उनका मन भी डाइवर्ट रहेगा और वो उन्हें पढ़ने में भी ज्यादा रुचि रहेगी। फिर है हम लोग नेक्स्ट है नियमित रूप से शुद्ध लेखन क्लोज परीक्षण एवं किसी भी मन पसंद विषय जैसे नानी, साइकिल, बैल, भवरा आदि पर 5-5 लाइनें लिखने के लिए दिया जाए। इससे क्या होगा, बच्चे का शुद्ध लेखन होगा। अगर कोई भी चीज हम लोग देंगे, जैसे कि हम लोग क्या होता है इमला बोलते हैं, तो इमला बोलने दिया जाए, क्लोज परीक्षा मतलब रिक्त स्थान भरने दिया जाए, तो क्या है बच्चे पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो वो चीजें कर पाएंगे। तो क्या होगा, उनसे उनका जो क्या लेखन की जो समस्या होगी उसको क्या है, उसको दूर किया जा सकता है। बहुत सारी लेखन में कमियां आती है, जैसे मैंने आपको पिछली उसमें बताया था कि पिछली क्लास में जो उन्होंने लेखन में कितनी सारी कमियां की थी, उनको मिठाइयों के नाम तो मालूम थे बट क्या है वो लिख पा रहे थे अच्छे से, नहीं लिख पा रहे थे। तो इस वजह से तो टीचर को क्या करना है कि उनकी जो लिखने की शैली है उसको भी या सुधार भी, उसके भी सुधार हो सकेगा, और बच्चे क्या है कि अपनी मनपसंद चीज लिखेंगे तो उनको क्या है इंटरेस्ट भी आएगा। जैसे कि किसी का टॉपिक है, किसी को पसंद आ रहा नानी वाला टॉपिक, तो क्या वो लिखेगा तो क्या उसे और अच्छी अच्छी चीजें समझ में आएंगी, तो क्या होगा कि उसे क्या बोलते हैं कि बैल, भवरा आदि पर 5 लाइन लिखेंगे तो उससे उसके लेखन में सुधार हो सकेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इससे पढ़ने से पहले पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारा फॉर्मेट, कल हम लोगों ने फॉर्मेटिव और समेटिव आकलन पढ़ा था, तो फॉर्मेटिव आकलन और समेटिव आकलन में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। जैसे कि हम पहले देखते हैं जो फॉर्मेटिव आकलन है रचनात्मक मतलब, तो इसका पहला पॉइंट था सीखने के लिए आकलन किया जाता है। इसका मतलब ये सीखने के लिए आकलन किया जाता है, क्या समय समय पे हम लोग क्या करते हैं, समय समय पे टीचिंग करते रहते हैं, यूनिट टेस्ट कराते रहते हैं, डेली टेस्ट कराते रहते हैं, तो ये सीखने के लिए आकलन। तो ये हमारा जो एग्जाम होते हैं ना, सीटेट का एग्जाम होता है, टेट का एग्जाम होता है, तो उसमें पूछते हैं सीखने के लिए आकलन किस में आता है। तो हम लोग कह सकते हैं जो सीखने के लिए आकलन है वो किस में आ सकता है, वो हमारा रचनात्मक है, मतलब फॉर्मेटिव में
आ सकता है। इसके लिए बहुत टाइप्स के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि जो सीखने के लिए आकलन होता है वो किस में आएगा, रचनात्मक में आएगा। फिर हम लोग इसका रचनात्मक का ही नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें क्या, इस आकलन में सीखने के दौरान सुधार की संभावना होती है जो अध्ययन अध्यापन के साथ निरंतर चलती रहती है। इस आकलन में क्या होता है कि बच्चा कोई भी गलती करता है, कुछ भी लिखने में गलती करता है, समझने में गलती करता है, तो क्या उसमें सुधार की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको सतत व्यापक मूल्यांकन करते रहते हैं, तो देखते हैं कि बच्चे में कहाँ पे कमियां आ रही हैं, कहाँ पे नहीं, तो क्या वो सुधार करता है। तो निरंतर सुधार करेगा तो उससे क्या, जो उसकी कमियां हैं, लिखने में कमियां, बोलने में कमियां, पढ़ने में कमियां जो भी आएंगी, तो उसको क्या, उसकी कमियों को दूर किया जा सकता है। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इस आकलन में सीखने के दौरान आने वाली समस्या का आकलन कर उसे दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बताया कि कैसे बच्चे की कमियों को दूर किया जाता है, तो वो किस में आता है, वो हमारा फॉर्मेटिव में आता है। क्या? क्योंकि हम लोग बीच बीच में देखते हैं कि बच्चे मूल्यांकन, उनका जब मूल्यांकन किया जाता है कि वो चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी क्या समस्या है, क्या कमी आ रही, किस जगह उनकी कमी आ रही, तो उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बीच में क्या देते हैं, हम लोग रिमीडियल टीचिंग करते रहते हैं ताकि बच्चा अच्छे से अच्छी चीजों को कर पाए, मात्राओं पे भी ध्यान दे पाए, उच्चारण पे भी ध्यान दे पाए, शुद्ध लेखन शैली पे भी ध्यान दे पाए। इन तरीके से हम बच्चों में फॉर्मेटिव मूल्यांकन करके उनको अच्छे से, उनकी जो क्रियाविधि है उसको सुधारा जा सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यह आकलन मौखिक, लिखित, प्रोजेक्ट, सर्वे, पोर्टफोलियो, प्रदत्त कार्य, अवलोकन आदि द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट लिखित मौखिक होता है, जब हमारा लेखन होता है मौखिक तरीके से, लिखित तरीके से, प्रोजेक्ट तरीके से, सर्वे, पोर्टफोलियो आदि के तरीके से हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बारे में हम जो ये जो पॉइंट दिया इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अब इससे हम लोग पढ़ते हैं योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन में इसमें क्या कहते हैं, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन का मतलब होता है लास्ट एंड। इसमें क्या होता है, इसमें सीखने का आकलन, इसमें क्या करते हैं, पूरे व्यक्तित्व जो बच्चे का उसने साल भर में जो भी असेसमेंट उसका किया जाता है वो आखिर में क्या करता है, लिखित लिखित तरीके से वो देता है कि वो क्या कर सकता है। हम लोग बाद में लिखित परीक्षा लेते हैं ना, तो जैसे हमने पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, तो उस तरीके से क्या होता है कि लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, सीखने का आकलन किसमें किया जाता है, किसमें योगात्मक मूल्यांकन होता है, ये क्या, ये लास्ट में किया जाता है। फिर हम लोग क्या नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें भी सीखने में सुधार की संभावना होती है, किंतु इसके लिए विशेष समय की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि विशेष समय की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों, क्योंकि पूरे साल किया जाता है। ये हम लोग का लास्ट जो हमारा एग्जाम होता है उसमें ही यूज होता है, तो ये पूरे साल किया जाता है। तो एक टाइम पीरियड होता है ना, पूरा 1 साल का टाइम पीरियड होता है। जैसे हम लोग एमएड कर रहे हैं, 2 साल का टाइम पीरियड है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 साल के टाइम पीरियड पे भी ये काम करते हैं, 1 साल के टाइम पीरियड पे भी काम करते हैं। तो पूरा हम लोग का पूरा असेसमेंट किया जाता है, लास्ट में आके पूरा मूल्यांकन हम लोग किया जाता है कि उसमें जो भी सुधार की, जो सीखने की सुधार की संभावनाएं होती हैं, तो उसके लिए विशेष समय दिया जाता है, फिर उसमें सुधार किया जाता है, फिर वो लास्ट में एग्जाम देता है, फिर उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, तभी उसके बाद भी हम लोग मूल्यांकन करते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, समेटिव आकलन के पश्चात उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। इसके क्या होता है, जब हम लोग ये मूल्यांकन कर लेते हैं उसके बाद भी देखा जाता है कि बच्चे ने क्या कमी रह गई, कि जो बच्चे का इसमें नंबर कम हो गया, किसमें मतलब ऐसी क्या कमी रहेगी कि जो हमने अभी साल भर में असेसमेंट किया उसके बाद भी बच्चे के सब्जेक्ट में नंबर कम रह गए, तो उसके बाद भी हम लोग उनके जो नंबर्स देखते हैं, उनकी कॉपीज देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं, उनके रिमीडियल टीचिंग देते हैं। रिमीडियल टीचिंग के बाद उनको क्या करते हैं कि देते हैं कि बच्चा जो अगली कक्षा में अगर पहुंच रहा है तो उसमें वो सुधार किया जा सके, कि बच्चे ने जो भी अभी तक गलतियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, तो उनको सुधारें और अच्छे से अच्छा आगे से कर सकें। तो फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह आकलन लिखित रूप में किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, तो ये आकलन क्या है, ये मौखिक नहीं होता है, इसमें प्रदत्त कार्य भी नहीं आता है, क्या इसमें आखिर में एग्जाम होता है, उसमें क्या बच्चे लिखने के जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो लिखित माध्यम के रूप से करते हैं, और अपने क्या जब भी मूल्यांकन होता है इसके बाद भी यह मूल्यांकन किया जाता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है संज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम लोग 3 पार्ट से हम लोग समझ सकते हैं, सह शैक्षिक क्षेत्र, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण और शारीरिक शिक्षा।
इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो शैक्षिक क्षेत्र होते हैं, इसमें ऐसा ऐसा क्या किया जाता है कि इसमें जो बच्चे की सृजनात्मकता होती है, सांस्कृतिक होती है, साहित्यिक होते हैं, खेल कूद आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों में जो भी बच्चे ने सीखा होता है कि जो भी जिस तरीके का बच्चे ने सीखा होता है उसमें क्या क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है। जैसे कि हम लोग सृजनात्मक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्या ऐसे तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है कि नहीं है, तो इसमें क्या बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं। तो बच्चे कैसे कहते हैं, जैसे कि हिंदी हमने को, जैसे हिंदी एक सब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, हिंदी का पाठ पढ़ाने के समय बच्चे को दे दिया जाता है कि आप इस पे एक गाना गाइए, आप क्या करिए, इस पे वाद विवाद प्रतियोगिता करिए, आप अपने विचार लिखिए, किसी भी एक कहानी जो भी दी हो आप कहानी लिखिए, आप अगर अभिनय करना चाहते हैं अभिनय करिए, आप अगर उस कहानी से संबंधित कोई डायलॉग बोलना चाहते हैं तो आप वो बोलिए, अगर उस कहानी से रिलेटेड कोई चित्र अच्छा लग रहा है तो आप वो चित्र बनाइए। तो क्या ये कब करा, ये कक्षा के अंतर्गत जो भी अध्यापन की जो विधियां होती है उसके अंतर्गत हम लोग को ये कार्य करने चाहिए। तो क्या है, उससे हम लोग को समझ में आएगा जो बच्चे की क्रिएटिविटी है वो किस तरीके से निकल के आ रही है, किस तरीके से नहीं, क्योंकि हर बच्चे की क्रिएटिविटी अलग अलग होती है। तो उसमें समझ में आएगा कि बच्चा कहानी अच्छे से लिख पा रहा है, कि डायलॉग अच्छे से बोल पा रहा है, कि चित्र अच्छे से बना पा रहा है, कि गाना अच्छे से गा पा रहा है, कि वाद विवाद अच्छे से कर पा रहा है। तो क्या है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है और हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक क्या है कि बच्चे को, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग कोई कोई एक प्रोग्राम दे देते हैं, हम लोग क्या, जब कोई फंक्शन होता है तो साहित्यिक चीजें, तो उससे संबंधित कोई भी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कोई कहानी जैसे लिखना है, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम एक तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं। तो उन पे क्या है कि पूरा अभिनय करेंगे बच्चे, सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेके पूरी टीम बनाएंगे और हमको किस तरीके से अभिनय करना है, और उसका क्या बोलते कि उसकी प्रैक्टिस करेंगे, पूरी पूरी प्रैक्टिस करने के बाद वो क्या करेंगे, वहां पे जाके वो प्रेजेंट करेंगे। तो उससे ये भी समझ में आएगा कि वो सांस्कृतिक उनके जो कार्यक्रम होते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी गए थे तो बसंत पंचमी हम लोगों ने किस तरीके से बनाई, किस तरीके से जो भी कार्यक्रम होते, जो भी यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम थे, रविदास जयंती थी, बहुत सारे कार्यक्रम थे सांस्कृतिक, तो हम लोगों ने बनाए, खेल कूद प्रतियोगिता भी हुई बहुत सारी। तो इसमें सब कुछ अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है। फिर साहित्यिक है, फिर खेलकूद है, इसके अंतर्गत भी यही सारी चीजें आती है कि बच्चे के अंदर कितना सारा जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है। खेलकूद के माध्यम से, योग के माध्यम से बहुत सारे हमारे जो कार्यक्रम होते हैं इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जिससे हम बच्चों की जो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग समझ पाते हैं। फिर हम लोग इसके बारे में जानते हैं व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण। इसके अंतर्गत स्वच्छता, अनुशासन, अभिवृत्ति, कार्य अनुभव। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये एक तरीके से कहा जाता है कि बच्चे के अंदर व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन से मतलब है कि बच्चों को ऐसे ऐसे क्षेत्र उपलब्ध कराए जाएं जिससे क्या होगा कि बच्चे में जो स्वच्छता की भावना है वो आ सके। पहले तो बच्चे नहीं जानते हैं कि क्या होता है स्वच्छता, क्या नहीं होती, क्या अनुशासन होता है, कैसे आवृत्ति होती है। बच्चे की कभी कभी प्रवृत्ति नकारात्मक भी होती है, सकारात्मक भी होती है किसी भी चीज के प्रति। तो क्या हम लोग को वो देखना है कि उनके कार्य करने का तरीका कैसा है। तो कोई कोई बच्चा होता है स्वच्छता के बारे में नहीं जानता है, तो क्या हम लोग उसको बारे में बताना है, उसको क्या उसके गतिविधियां, उसके दिन पे दिन निरंतर प्रयास करना है कि ऐसा होता है। अनुशासन बना के अनुशासन बताना है कि अनुशासन किस तरीके से हम लोग को अनुशासन बना के रखना है। और जो भी होता है इसके अंतर्गत बच्चे अच्छे से अच्छे सीख सकते हैं कि अगर किसी के प्रति भी अगर जैसे वृत्ति उनकी नकारात्मक है, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति बच्चे के अंदर है, तो उनको बताना है कि ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या कि बच्चों के जो सामाजिक गुण है उनको भी विकसित कर सकते हैं और जान सकते हैं, उनके जो व्यक्तिगत गुण भी हैं उनको भी जान सकते हैं और उनको जिन चीजों के लिए प्रेरित कर सकते हैं और समझा सकते हैं। फिर हम लोग इसके बारे में थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, शारीरिक शिक्षा। इसलिए क्या है, वर्ष में एक बार स्वास्थ्य इस बार शिक्षा स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा चिकित्सक की मदद से शिविर आयोजित कर बच्चों को शारीरिक परीक्षण कराएं तथा योग्य उपाय करें। जैसे क्या है कि इसमें जो शारीरिक शिक्षा का मतलब इन्होंने ये दिया है कि बहुत सारे जो चिकित्सक मदद होती है तो वो भी उपलब्ध कराएं। जैसे कि हम ही लोगों को एमएड का पाठ्यक्रम जब हम लोग का स्टार्ट हुआ था
तो हम लोगों को भी एक चिकित्सक मदद दी गई थी, तो हम लोग वहाँ पे गए थे और हम लोग को भी जो दवा थी पूरा हम लोग को डॉक्टर्स बैठे थे, उन्होंने बताया कि आपकी क्या कमी है, तो आपको बता रहे थे, आपको दवा भी दे रहे थे इस तरीके से। तो क्या एक बार ये साल में आयोजित कराना चाहिए, जिससे क्या बच्चे को मदद मिल सके, बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, जो भी शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। ये निःशुल्क होता है, इसमें कोई भी पैसे नहीं पड़ते, तो ये आयोजित कराना चाहिए। समय समय पे क्या होता है, योगा के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए कि कभी कभी योग जो होता है योगा का वो भी लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, पूरा क्या करते हैं, योगा कराते हैं बच्चों को, कि उनको बता सकते हैं योगा से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो उनका भी मूल्यांकन करना चाहिए ताकि बच्चे समझ सकें। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों का ही मूल्यांकन होता है कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं। तो उनको इन चीजों के लिए प्रेरित करें कि आप ये कर सकते हैं और आपको इससे शारीरिक जो फायदे होंगे वो तो मिलेंगे। तो शारीरिक शिक्षा का भी इसमें ज्ञान देना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं, मूल्यांकन करते समय निम्न बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मूल्यांकन ऐसे ही कर देना चाहिए। मूल्यांकन करते समय हमने लोग को बहुत सारी बातों को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको सुधारा जा सके। तो हम लोग पहले देखते हैं, इसका पहला पॉइंट है, मूल्यांकन इस प्रकार से हो कि बच्चे स्कूल में पढ़ाए ज्ञान को बाहरी जीवन से और अपने अनुभव से जोड़ सकें। तो क्या होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं कि वो, जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बताया था कि जो भी बच्चे को सिखाया जा रहा है कि वो क्या है, वो अपने बाहरी के जीवन है उनको जोड़ सके, बाहरी अपने जो ज्ञान है उनको बाहरी ज्ञान से जोड़ सके। जैसे स्वच्छता के बारे में हमने आपको अभी बताया, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र स्वच्छता के बारे में बताया। तो स्वच्छता के बारे में क्या है कि जैसे कि जो वहां पे सिखाया गया, तो क्या है, बाहरी ज्ञान जो बाहरी जीवन है, तो उसमें क्या, उसमें भी वो जोड़ सके कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी जरूरी है, योग हमारे लिए कितना जरूरी है, किसी कार्य को करने के लिए जो हमारे अनुभव होते हैं उनको कितना जरूरी है, जो उनके अनुभव हैं उनको भी, अपने अनुभवों को भी जोड़े, किस तरीके से उसने सीखा है। तो इसमें यही बात की, मूल्यांकन करते समय हमेशा हम लोग को ध्यान देना चाहिए चीजों को कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो अपने बाहरी ज्ञान से भी जोड़े और अपने अनुभव से भी जोड़े। फिर क्या है हमारा जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, बच्चे अपनी सृजनात्मकता का विकास कर पाए। हम लोग को मूल्यांकन करते समय इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो स्किल्स हैं उनको निकालना है, ना कि ये नहीं कि बच्चे के अंदर कोई भी स्किल्स है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे के अंदर बहुत सी क्रिएटिविटी होती है, तो हम लोग को क्या है कि उनको निकालना है कि वो किस तरीके से अपनी जो भी चीजें हैं उनको कर पा रहे हैं। जैसे कि क्रिएटिविटी हमने आपको बताई थी, बच्चों को हर तरीके, हर फील्ड में होती है, किसी की मैथ में, किसी की आर्ट में, किसी की हिंदी में, किसी की भूगोल में, कि हर तरीके में बच्चे की क्रिएटिविटी होती है। तो हम लोग को वहाँ पे क्या, मूल्यांकन करते समय बच्चे की क्रिएटिविटी को निकालना है ताकि बच्चे उसको आगे से अच्छा कर पाए। फिर क्या थर्ड पॉइंट आता है, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। इसमें कहा है कि जो, अब मैंने आपको पहले इस बारे में बताया कि पढ़ाई जो है ना वो क्या है, रटने पे इन्होंने जोर नहीं दिया है। इन्होंने क्या, बच्चे को चीजें समझ में आनी चाहिए, बच्चे समझ के कोई भी कार्य करें, रट के कार्य ना करें। तभी ऐसे क्वेश्चंस बनाने चाहिए कि बच्चे उसे रटे नहीं, उसे समझें। और क्या है कि बच्चे को क्या करना चाहिए कि जो भी बच्चा बोल रहा है उसे क्या है, स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर सके, बच्चे को बोलने दिया जाए। ये नहीं कि बच्चे को बीच में डांट दिया जाए और फटकार दिया जाए, नहीं, बच्चे को बोलने का अवसर देते रहना चाहिए कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। उसको जैसे ही बच्चे बोलेंगे तो क्या, बच्चों की चीजों को हम लोग अच्छे से समझ सकेंगे, तभी हम लोग उनका अच्छे से मूल्यांकन कर सकेंगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यांकन तनावपूर्ण एवं बोझिल ना हो, बल्कि सहज एवं आनंददायी हो। ऐसा ना हो मूल्यांकन करते समय बच्चे के अंदर बहुत तनाव आ जाए, अरे सर मेरा मूल्यांकन कर रहे हैं और हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत तनाव में बैठा हो, तो ऐसा भी हम लोगों को करना नहीं चाहिए। बच्चे को जो भी कार्य देना चाहिए वो कैसा देना चाहिए, एकदम फ्री वाला कार्य देना चाहिए, बच्चे को बोझिल भी नहीं लगे और वो चीजों को आसानी से समझ पाए और कर पाए। उससे हम लोग क्या है कि हम लोग उनका अच्छे से मूल्यांकन कर सके। इसलिए क्या, बच्चों की जो उनकी मनोरंजन की चीजें हैं, उनको जो क्षमता के अनुसार है, तो उनको वो चीजें देनी चाहिए। जैसे कि
वो चीजें अच्छे से समझ पाए, उनको वो चीजें बोझिल ना लगे। कोई भी पाठ्यक्रम है उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना है जिससे बच्चों को बोझिल ना लगे और बच्चे आनंद तरीके से अपना सीखेंगे, तो क्या इससे अच्छा उनका मूल्यांकन अच्छे से हो पाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शिक्षक केवल उन्हीं उत्तरों को सही ना माने जो उन्होंने कक्षा में बताए हैं या बोर्ड पर लिखवाएं, बल्कि बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों के पीछे के तर्क व सोच को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करें। क्या होता है, कभी कभी टीचर्स होते हैं जो सिर्फ उन्होंने जो क्वेश्चंस बताया बच्चे उसी को मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि जो भी क्वेश्चंस अगर टीचर लिखा रहा है, बोर्ड पे लिख रहा है, तो क्या होता है कि टीचर को जो है ना बच्चों के भी क्वेश्चनों को ध्यान रखना चाहिए। बच्चों ने क्या उत्तर दिया, उसके पीछे ऐसा क्या तर्क हो सकता है, उसको भी उनको ध्यान में रखना है कि इसने क्यों दिया, क्या कारण हो सकता है इस आंसर का। तो टीचर को वो भी ध्यान देना है कि बच्चे, तभी हम लोग उनका बहुत अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर हम लोग उनको वो चीज नहीं, क्वेश्चन के उनके पीछे के जो तर्क है वो उनको जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो क्या हम लोग अच्छे से मूल्यांकन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अपने क्वेश्चन पे अगर अडिग रहेंगे तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी, हम लोग अच्छे से असेसमेंट बच्चे का नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग को क्या करना है कि बच्चे के जो भी क्वेश्चंस है उनको भी ध्यान में रखना है और अपने क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है और बच्चे के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, तभी हम उनकी जो क्षमता है उसको हम लोग समझ पाएंगे, उनकी जो आवृत्ति है वो हम लोग समझ पाएंगे कि बच्चे ने क्यों दिया, क्या कारण था इसका। इससे क्या होता है कि जो बच्चे का मूल्यांकन जब हम लोग करते हैं, तो जो को क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं वो पूर्व ज्ञान के आधार पे दे रहा होता है, तो वो अपने तरीके से ही समझता है। तो हम लोग उस तरीके से ही बच्चों को समझ पाएंगे कि बच्चे ने किस तरीके से आंसर दिया, उसने क्या समझा और क्या नहीं समझा। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यांकन बच्चों को सफल या असफल घोषित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे का मूल्यांकन उस उद्देश्य में ध्यान में रखकर करें कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या नहीं सीख पाया। सीखने के दौरान हो रही कठिनाइयों का पता कर बच्चे के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करें। तो जैसे जो मूल्यांकन है, ऐसा नहीं कि मूल्यांकन लास्ट में किया और बता दिया आप असफल हैं और आप सफल हैं। ये करने के लिए मूल्यांकन कभी नहीं करना चाहिए। मूल्यांकन करना चाहिए बच्चों को समझ में आए, चीजें दिखें उनको कि हमने कहाँ पे क्या गलतियां की हैं, क्या नहीं की हैं। तभी हमारा जो सीसी आया था इसीलिए आया था, ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाए, उनके जो क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण भी उनको दिया जा सके कि बच्चे ने जो भी गलतियां की हैं उसको समझाएं कि आपने ये गलतियां की हैं, उसमें क्या बच्चे निरंतर प्रयास करें। इससे क्या होता है, इससे शिक्षक को फीडबैक प्राप्त होता है और बच्चे को भी फीडबैक प्राप्त होता है। जहाँ पे उनकी गलतियां आ रही होती हैं तो उनको भी मूल्यांकन किया जा सकता है। ये नहीं कि बच्चों को आप कह दें आप तो फेल हो गए, आप तो आपका कोई नहीं, अब आप फेल हो गए, आप इजी में रहेंगे, तो क्या है बच्चे इसमें क्या उसका जो उनका कहते हैं कि एक तरीके से उनका आत्म सम्मान पे उनकी चोट लग जाती है, तो वो क्या है वो फिर मोटिवेट नहीं होते हैं। मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर क्या है बच्चे आगे कक्षा में पढ़ने के लिए फिर वो इतने शायद तत्पर ना हो। तो उनको बताना है कि नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये गलतियां हैं तो आप इनको सुधार सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को मूल्यांकन करना चाहिए। कि जैसे कि आप देखिए आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन आपको ये दिख रहा होगा, इसमें ये पूरा जो चार्ट दिया हुआ है इस तरीके से हम लोग इनका मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने कहा सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर। तो हम लोग क्या प्रथम सेमेस्टर में क्या करते हैं, फॉर्मेटिव फर्स्ट, फिर क्या करते हैं पूरा फॉर्मेटिव फर्स्ट में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, योग, ठीक है पूरा योग। फिर हम लोग क्या करते हैं इनमें अंक प्रदान करते हैं, फॉर्मेटिव में। फिर क्या लास्ट में हम लोग समेटिव मूल्यांकन करते हैं, फिर उनके उनके अंक लिखते हैं। उनके अंक लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, योग करते हैं। जो फॉर्मेटिव होता है वो समेटिव मूल्यांकन होता है, पूरा इनका योग करते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग इनको ग्रेड प्रदान करते हैं, कितना कितना बच्चे ने किसमें, जैसे उसके हिंदी में 80 नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए, तो जिस हिसाब से ग्रेड प्रदान किया जाता है तो ए ग्रेड दे दिया। अंग्रेजी में अगर उससे कम नंबर आ गए तो हम लोगों ने बी ग्रेड प्रदान कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों को भी इसमें करना होता है। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया हमारी इस तरीके से ही चलती है। फिर हम लोग सेकेंड सेमेस्टर आ गए, द्वितीय सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों ने ऐसा कर लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर तृतीय सेमेस्टर में कर लिया। फिर हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं इसका पूरा F2, F3 और प्लस S2, जो फॉर्मेटिव है, समेटिव है, फॉर्मेटिव 2, फॉर्मेटिव 3 और जो समेटिव है उसका पूरा में निकालते हैं और आकलन करते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं हम लोग है समेटिव सेमेस्टर और पूरा निकाल के रखते हैं कितना इन्होंने योग है, कितना इन्होंने ग्रेड पाया, और लास्ट में हम लोग इनकी पूरी प्रगति के बारे में बता देते हैं कि आपने इस तरीके से कार्य
किया था। इस तरीके से हम लोग संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें तो हम लोगों ने 3 सेमेस्टर लिए हैं, बट ऐसा नहीं है कि कहीं-कहीं 4 भी होते हैं, कहीं-कहीं पूरा जब निकालते हैं तो 8 सेमेस्टर भी होते हैं, तो अलग-अलग पूरे-पूरे साल का मूल्यांकन किया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं सह संज्ञानात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो वो हम लोग कैसे देखते हैं कि बच्चे ने साहित्यिक, सांस्कृतिक, जैसे मैंने आपको बताया सृजनात्मक, खेल कूद, कार्य अनुभव, किस तरीके से उन्होंने मूल्यांकन किया, उनकी गतिविधि कैसी थी, गीत, कहानी, अंताक्षरी जैसे, और फिर क्या है साहित्यिक में विषय अनुरूप प्रस्तुति कैसे की, भाषण, वाद विवाद, किस तरीके से बच्चे ने ये पूरा, जैसे कि इसमें आपको वो दिख रहा होगा किस तरीके से इन्होंने मूल्यांकन किया और कहाँ पे किया, किस तरीके से बच्चे ने सीख पाया। तो उसकी क्या फर्स्ट सेकेंड में 3, 4, 5 में, 6, 7, 8 में जो ये क्लासेस दी हुई हैं, इनको देखा बच्चे ने कहाँ पे कौन सी चीज अच्छी की, तो उसमें क्या किया हम लोगों ने टिक कर दिया। टिक करने के बाद क्या है फिर उसके बाद मूल्यांकन के उपकरण कैसे किया, अवलोकन, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, उसके द्वारा हम लोगों ने ये कार्य किया। फिर रिपोर्टिंग कर दी, 5 पॉइंट ग्रेड दे दिया इन्होंने, उत्कृष्ट के लिए ए ग्रेड, उत्तम के लिए बी ग्रेड और सी ग्रेड अच्छा, डी ग्रेड सामान्य, ई ग्रेड सुधार, फिर हम लोगों ने योग कर दिया। इस तरीके से हम लोग सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने संज्ञानात्मक क्षेत्र और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में बात की, इस तरीके से हम लोग इसका मूल्यांकन करते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपकरण हैं वो कैसे होते हैं। तो हमने इसमें कुछ मूल्यांकन के उपकरण दिए हुए हैं, जैसे पहला मौखिक, दूसरा अवलोकन, तीसरा पोर्टफोलियो, चौथा प्रदत्त कार्य और स्वमूल्यांकन। तो क्या इसमें बहुत सारे मूल्यांकन के होते हैं, बट हम लोगों ने 5 दिए, हमने इसमें 5 भी नोट किया हुआ है। तो आप लोग इसमें समझने की कोशिश करें कि जैसे जो पहला हमारा है मौखिक मूल्यांकन। तो मौखिक मूल्यांकन क्या है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं ये बहुत सरल विधि है। इससे क्या कर सकते हैं, बच्चे के हम लोग जैसे कि उच्चारण होते हैं, उच्चारणों को समझ सकते हैं, बच्चे के उच्चारणों में सुधार कर सकते हैं, उनकी जो वाचन की प्रक्रिया है उसमें सुधार कर सकते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि बच्चों को जब हम लोग कोई भी देखते हैं मौलिक विचार, उनके क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट दे दिया कि आपको गांधी जी के बारे में बोलना है, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, अपने मौलिक बहुत सारे विचार निकालेंगे, बहुत सारे विचार, कि जब तक कि वो आखिरी विचार एक तरीके से आ नहीं जाएगा कि वो लोग क्या क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, तो उससे क्या है कि हम लोग समझ पाएंगे बच्चे के अंदर क्या है, कैसी क्रिएटिविटी है, कैसे उनके विचार हैं, किस तरीके से वो नए नए विचारों को प्रदर्शित कर रहे हैं, किस तरीके से उनके बोलने की शैली कैसी है, किस तरीके से जो भी चीजें आती हैं वो किस तरीके से कर पा रहे हैं। तो क्या मौखिक में हम लोग उनकी चीजें सुधारने का भी प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मौखिक में बच्चों को सूत्र याद कराते हैं ना, गणित के पहाड़े याद कराते हैं, सूत्र याद कराते हैं, गिनतियां याद कराते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो उस तरीके से क्या है बच्चे को मौखिक विचार के माध्यम से तो हम लोग तैयार कराते हैं। सूत्र बताते हैं कि ऐसा ये सूत्र होता है, पहाड़े बताते हैं कि 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा ऐसे होता है। तो क्या बच्चे मौखिक तरीके से उसको करते हैं, उनके उच्चारण में भी जो भी होती है जो सुधार आ जाता है, और फिर उनकी जो पहाड़े गिनती होती है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भी सुधार आ सकता है। और क्या हम लोग प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, चर्चा करते हैं, तो क्या प्रश्न पूछते हैं बच्चों बताते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बच्चे ने किस तरीके से वो प्रश्न दिया, किस तरीके से उच्चारण करने का उसका तरीका था, वो भी हम लोग मौखिक तरीके से समझ, मतलब मौखिक जो उनका बोलने की शैली होती है उससे समझ पाते। क्या इससे क्या होता है, जब हम लोग ये चीजें पूछते हैं तो बच्चे के अंदर क्या आत्मविश्वास की जो होती है, आत्मविश्वास जागृत होता है बच्चों के अंदर, हाँ हम भी ये चीजें बोल सकते हैं। कुछ बच्चे नहीं बोलते हैं तो उनको भी प्रेरित करते हैं कि आप भी बोलें। तो इसलिए मौखिक जो होते हैं उनके इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चे अच्छे से तरीके से बोल सके, उनके उच्चारण की शैली है वो भी अच्छे से हो पाए। फिर हम लोग क्या इसके बारे में पढ़ते हैं, अवलोकन। अवलोकन तो ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हम लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है अवलोकन क्या होता है। तो अवलोकन क्या है, अवलोकन सिर्फ एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। किसी भी बच्चे को हम लोग को जानना है तो उसको एक दिन में तो हम लोग नहीं जान सकते हैं कि बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया। तो क्या है, ये पूरा एक एक दिन में कभी नहीं कर सकते, ये पूरे साल किया जाता है बच्चे का अवलोकन। तो इसमें क्या उनके जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उसको भी हम समझ सकते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से सीखा, क्या समझा क्या नहीं समझा, पूरे साल का मूल्यांकन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे कार्य भी कराते हैं, जैसे हम लोग पोर्टफोलियो के माध्यम से, कक्षा कार्य के माध्यम से, गृह कार्य के माध्यम से, जो उनके प्रदत्त कार्य होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको भी देख के क्या करते हैं कि हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि अवलोकन एक तरीके से क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। और बहुत सारे जो
क्या बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं कि व्यक्तिगत और एक तरीके से ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे का हम लोग व्यक्तिगत भी करते हैं और कभी कभी हम लोग सामूहिक भी करते हैं। तो ये हमारा अवलोकन हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोर्टफोलियो जो हमारा होता है कि एक, कह सकते हैं हम लोग हैं, जो बच्चे का समग्र व्यक्तित्व होता है उसका आकलन होता है। बच्चे क्या करते हैं, पोर्टफोलियो एक तरीके की फाइल होती है, जो बच्चे होते हैं वो इसका निर्माण खुद स्वयं करते हैं। ये नहीं, क्या होता है कभी कभी टीचर भी कर सकते हैं, बट टीचर नहीं करते, इसमें बच्चे खुद निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं बच्चे हैं इसमें, अपनी सामान्य जानकारी रखते हैं और बच्चे ने जो भी कुछ समझाया होता है, एक तरीके से पूरी फाइल बनाते हैं। बच्चे ने जो भी कुछ पढ़ा होता है, जो भी कुछ समझा होता है, जो भी कुछ चित्र होते हैं, कोई घटना होती है, कोई अच्छी बात होती है, वो क्या करते हैं इसमें पोर्टफोलियो में रखते हैं। पोर्टफोलियो के माध्यम से क्या करते हैं बच्चे, जो पूर्व में उनके जो वर्तमान में चीजें दी होती हैं उनके भी कार्यों की तुलना करते हैं और अपना क्या करते हैं, स्वयं मूल्यांकन करते हैं। तो पोर्टफोलियो में बच्चे अपनी सामान्य जानकारी रखते हैं, जो भी चीजें उन्होंने पूरी कक्षा में क्रियाकलाप किए होते हैं उनको भी रखते हैं इसमें। और पोर्टफोलियो में बच्चे सामग्री क्या क्या रख सकते हैं, जैसे बच्चों को प्राप्त प्रमाण जो मिलते हैं उसको रख सकते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चे, जो अपनी सृजनात्मक कलाकृतियां होती हैं, ड्राइंग पेंटिंग होते हैं, बहुत सारी कागज की सामग्रियां होती हैं, वो पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग रख सकते हैं बच्चे के। फिर क्या करते हैं बच्चों द्वारा जो लिखी गई, बच्चे जो क्या करते हैं, हम लोगों ने कभी बात की थी कहानियां, कविताएं और लेख निबंध आदि को बच्चे इसमें रख सकते हैं। और भी जो बच्चे इसमें जो भी रखना चाहते हैं अतिरिक्त जो भी चीजें, वो भी बच्चे इसमें रख सकते हैं। ये हमारा होता है पोर्टफोलियो। ये कि हमारे एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो होता क्या है। तो क्या बच्चे इसमें व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित पूरा जो अपना डेटा होता है वो अपना रखते हैं, जो भी उन्होंने पूरे साल भर में किया होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, प्रदत्त कार्य। प्रदत्त कार्य में जैसे हम लोग समझते हैं कि जो असाइनमेंट वर्क होते हैं वो हम लोग करते हैं, वो किस माध्यम से करते हैं, इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं प्रदत्त कार्य में उनमें सृजनशीलता, कल्पना शक्ति आदि विकसित होती है। क्यों? क्योंकि उनको जो भी सब्जेक्ट दिया जाता है, जो भी कार्य करने को दिया जाता है, उसमें कुछ जो उनके सब मतलब फेवरेट सब्जेक्ट होता है, उनमें क्या होता है उन्हें आनंद आता है, वो चीजें खोजते हैं, सूचनाओं को खोजते हैं, नई नई विधि को खोजते हैं और क्या करते हैं उनको क्या जोड़ने, एक तरीके से क्या बोलते हैं कि बहुत नई तरीके की उनके अंदर एक गतिविधि डेवलप होती है कि हम ये चीजें भी कर सकते हैं। कि हम लोग बहुत सारे असाइनमेंट वर्क बनाते हैं, हम ही लोग देख लीजिए कि हम लोग जो भी असाइनमेंट वर्क बनाते हैं उसमें कितना खोज करते हैं कि यहाँ से लेना, वहां से लेना, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो क्या उसमें अच्छा भी लगता है कि हाँ हम लोग कुछ नया ऐड करें और कुछ नई चीजों को समझें। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रदत्त कार्य को, तो जैसे कि एक बच्चे को बता दिया हमने अपने आस पास में औषधि पौधे होते हैं उनके नाम पता करें और उनको लिखें और वो किस बीमारी में काम आते हैं। तो उनको बताएं कि इनको या आपको काम करना है, तो बच्चे उनको ढूंढेंगे, करेंगे, उनको आनंद प्राप्त होगा, वो हर जगह खोजेंगे, अच्छा ये किस चीज का पौधा होता है, किस चीज का पौधा नहीं होता है। तो वो क्या है उनको ढूंढेंगे, उनका अवलोकन करेंगे। जैसे हम लोग इनको बच्चों को बता सकते हैं कि जो उनका दैनिक अखबार होता है उसमें जो महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं होती हैं उनके बारे में आप 5-5 लाइनें लिखिए। तो बच्चे उनको ढूंढेंगे, अखबार को ढूंढेंगे और समझेंगे, अवलोकन करेंगे कहाँ पे पर्यावरण का दिया हुआ टॉपिक दिया हुआ है, लास्ट पेज में दिया हुआ है, फर्स्ट पेज में दिया हुआ है, क्या बच्चे से समझेंगे कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम लोग के ये प्रदत्त कार्य होते हैं। और बहुत सारी इसमें अपने जैसे घर में पाए जाने वाली चीजें होती हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, बहुत सी चीजें हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हैं कि बहुत सी चीजें हम लोग को दी जाती हैं, बहुत सारे असाइनमेंट वर्क होते हैं हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट कार्य है, और नेक्स्ट कार्य है कि वो स्वयं मूल्यांकन। स्वयं मूल्यांकन का तात्पर्य इससे क्या है, बच्चे खुद का भी मूल्यांकन इसमें करते हैं। ये और इसमें मूल्यांकन कैसे करते हैं, जैसे कि बच्चे क्या होते हैं कि डेली की डेली जो गतिविधियां होती हैं उनको मूल्यांकन करते हैं। और इसमें जो टीचर होता है वो एक प्रारूप भी देना चाहिए बच्चों को कि वो भरे, जो अपनी दिन प्रतिदिन की जो भी गतिविधियां होती हैं उनको भरे, उनको समझने की कोशिश करे कि बच्चे ने क्या कार्य किया है और क्या नहीं। और से क्या बच्चे खुद का स्वयं का आकलन भी करते हैं कि बच्चे को क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। शिक्षक द्वारा दिए गए स्वयं मूल्यांकन से क्या होता है कि जो बच्चे में दबाव तनाव उत्पन्न होता है
वो नहीं होगा। तो क्या बच्चे को क्या कि ये जो चीजें उनके अंदर निकल के आ रही है उन्हें क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, तो क्या एक टीचर को क्या करना चाहिए, उस बच्चों से पूछें अब आप क्या करेंगे, आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप किससे मदद लेंगे, आप किस तरीके से समझेंगे। तो बच्चे अपना स्वयं का मूल्यांकन भी करते हैं और टीचर भी समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको ये क्यों नहीं आया, कैसे क्या हुआ। तो बच्चे को डांटना नहीं है यहाँ पे, बच्चे का स्वयं मूल्यांकन को देखना है कि उसने कौन कौन सी गतिविधियां और जो स्वयं मूल्यांकन की गतिविधियां उसने लिखी हैं उसको भी देखना है कि बच्चे के अंदर कहाँ पे क्या कमी आ रही है, तो उसको भी पूरा सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो ये हमारे उपकरण है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। हाँ, ये क्या होता है कि आजकल जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है उसकी आधुनिक जो मूल्यांकन पद्धतियां हैं उनके बारे में हम लोग जानने का आज प्रयास करते हैं कि इसमें एक तरीके से बताते हैं परिणात्मक और गुणात्मक। परिणात्मक का माध्यम ये है कि इसमें मात्रा के आधार पे जो क्वांटिटी होती है उसके आधार पे हम लोग कर सकते हैं, संख्याओं के आधार पे हम लोग परिणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मौखिक, प्रयोगात्मक और लिखित। इसके अंतर्गत हम लोग जो ओरल चीजें, जैसे भी आपने मौखिक बताया कि उच्चारण, उच्चारण के माध्यम से हम लोग बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ पे क्या, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चे आंसर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हमारे होते हैं ना, जैसे कि अभी हम लोग का प्रैक्टिकल एमएड में प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे इंटर है, हाई स्कूल में भी प्रैक्टिकल होते थे ना साइंस के। तो एक प्रैक्टिकल के माध्यम से भी क्या है, बच्चों को वहाँ पे क्या प्रैक्टिकल कराया जाता है, बच्चे साइंस का प्रैक्टिकल करते हैं और जो भी होम साइंस के प्रैक्टिकल होते हैं, होम साइंस का प्रैक्टिकल करते हैं। तो बच्चे अन्य अन्य तरीके की चीजें बना के लाते हैं, फिर उनके माध्यम से उनको नंबर भी दिए जाते हैं। और लिखित, लिखित का क्या है, लास्ट में जो एग्जाम होता है हमारा उसमें क्या है, हम लोग लिखित एग्जाम कराते हैं बच्चों का। उसमें उसमें क्या करते हैं इनमें बच्चों का, उसमें नंबर देते हैं उनको, बच्चों को कि आपने कहाँ पे क्या पहुंचे, मैथ में, हिंदी में, क्या किसी को बच्चे को 100 में 80 नंबर मिले, किसी को 70 नंबर मिले। तो क्या ये आज की जो आधुनिक पद्धतियां हैं इसके अंतर्गत हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मौखिक चीजें बहुत ही आसान होती, बहुत ही मतलब सरल तरीके से की जाती हैं। और हमारे यहाँ भी बहुत सी चीजें मौखिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कभी पूछ देते हैं हाइपोथेसिस क्या है, सैम्पलिंग क्या है, तो क्या मौखिक है, उससे भी हम लोग चीजें समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं गुणात्मक। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसमें क्या, उसके गुणों को देखा जाता है कि उसमें कौन से गुण हैं और कौन से गुण नहीं है, तो उनमें चीजों को समझने का भी प्रयास किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है, निरीक्षण है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, संचित अभिलेख है। तो चेकलिस्ट क्या होती है, चेकलिस्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं कि बच्चे की जो भी चीजें होती है उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। आप हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं स्कूल के माध्यम से। जैसे कोई स्कूल है आपका, जैसे कॉलेज है, स्कूल है, कुछ भी है, तो हम लोग वहाँ पे एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। एक चेकलिस्ट में क्या करते हैं, स्कूल में क्या, स्कूल देखने में कैसा है, स्कूल में कौन कौन सी कक्षाएं चलती हैं और कौन कौन से अच्छे अच्छे कार्य होते हैं स्कूल में। तो क्या एक लिस्ट बना लेते हैं तरीके की। तो वहाँ पे क्या है, बच्चे में जो भी देखा होता है, जो भी समझा होता है, तो क्या उसको चेक करता जाता है। इसमें क्या चेकलिस्ट का मतलब है कि इसमें यस या नो में आंसर देना होता है। यस है तो सही का निशान और नो है तो गलत का निशान लगा देते हैं बच्चे। तो उनको जो जो चीजें अच्छी लगती हैं वो चेकलिस्ट के माध्यम से करते जाते हैं। अभी देखते हैं कि आपके पानी की व्यवस्था है स्कूल में, तो क्या करेंगे, वो पानी के पे अगर होगी व्यवस्था तो वो टिक कर देंगे, नहीं है तो वो नहीं करेंगे। क्या आपके यहाँ कंप्यूटर लाइब्रेरी है, तो अगर होगी तो वो टिक कर देंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। एक तरीके से चेकलिस्ट होती है। जैसे अब इसके एक एग्जांपल अपने घर के तरीके से माध्यम समझ सकते हैं। जब हम लोग कोई भी घर का सामान लेने जाते हैं तो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, जो भी चीजें हमको चाहिए होती हैं उनको हम लोग टिक कर लेते हैं, और जो चीज हमको नहीं चाहिए होती है उनको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से चेकलिस्ट का भी प्रयोग किया जाता है। और हम अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होती है कि कोई भी बच्चे ने, क्या होता है कि 5 पॉइंट रेटिंग होती है, 6 पॉइंट रेटिंग होती है, 7 पॉइंट रेटिंग होती है, हर तरीके की रेटिंग स्केल का यूज किया जाता है। और अभी तक हम लोगों ने जैसे रेटिंग स्केल देखा होगा, जो स्माइली बना देते हैं, अगर बहुत अच्छा नहीं है तो क्या, बहुत बुरा से स्माइली बना देते हैं। और जैसे वेरी गुड है, बहुत अच्छा है, तो क्या स्माइली एकदम से अच्छे तरीके का, तो जो एकदम बैड तरीके का तो स्माइली रोने लगता है। तो क्या रेटिंग होती है ये, और ये क्या स्कूलों में भी दी जाती है रेटिंग। जैसे कि A ग्रेड का स्कूल है
बी ग्रेड का स्कूल है, ए प्लस ग्रेड का स्कूल है, तो क्या रेटिंग दी जाती है, स्कूलों में भी रेटिंग दी जाती है। और यहाँ पे रेटिंग के माध्यम से समझा जा सकता है कि बच्चे ने क्या किया, स्कूल में क्या उसकी प्रोग्रेस है, स्कूल की क्या प्रोग्रेस है, और कई तरीके की रेटिंग, जैसे कि अभी हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं ना कि उनको कितनी रेटिंग देनी है, हम लोगों को कितनी नहीं देनी है, तो वो देखते हैं। कोई भी, जैसे अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं, मार्केट के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट होता है, तो क्या हम लोग उसकी रेटिंग देते हैं ना कि ये 4 पॉइंट रेटिंग है, ये 5 पॉइंट रेटिंग है। आप अगर 2 पॉइंट रेटिंग, 3 पॉइंट रेटिंग होती है, क्या हम लोग लेते हैं? नहीं लेते हैं। जिसकी 4 पॉइंट रेटिंग या 4.5, 4.6 रेटिंग होती है, तो हम लोग उसको अच्छे से ये सोचते हैं, हाँ ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो हम लोग लेने की कोशिश, प्रयास भी करते हैं। तो ये रेटिंग का माध्यम से भी समझाया जा सकता है कि कौन सी रेटिंग होती है। तो जैसे कि रेटिंग का क्या है कि अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, और ये मतलब बहुत तरीके की रेटिंग स्केल होती है। इस तरीके से हम क्या रेट कर सकते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस को रेट कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है, मिडिल है, बुरी है, कैसी है, उसको भी हम लोग रेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, अब निरीक्षण, जैसे कि अभी हम आपको बताया ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी हम लोग बच्चे करते हैं, पूरे साल भर का करते हैं। पूरे साल भर में ऑब्जर्वेशन करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या आया बच्चे को, क्या समझ में नहीं आया, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, और क्या कहते हैं, सामूहिक में जैसे सामूहिक कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वहाँ पे वो क्यों नहीं कार्य कर रहा है, क्या उसकी जरूरत है ऐसी, तो क्या वो हम लोग ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कर सकते हैं। फिर हम लोग समझते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड और संचित अभिलेख। हम लोग इसको एक तरीके में, दोनों को एक तरीके से समझेंगे, एनेक्डोटल को भी और कम्युलेटिव को, दोनों को एक उसमें समझेंगे। तो क्या होता है कि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, इससे हम लोग को समझ में आता है जो ऑल बिहेवियर है, ऑल बिहेवियर जो बच्चे का होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक डायरी लेते हैं, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिदिन का उनका जो भी होता है वो नोट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये कौन करता है, ये शिक्षक करता है, जो पूरे उसका बिहेवियर होता है और इसमें एक तरीके का जो बिहेवियर होता है ना, उसमें क्या है कि जो बच्चा होता है, जो बिहेवियर, उसका पर्सनल बिहेवियर भी आता है इसके अंतर्गत, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंतर्गत। बच्चा उनकी पर्सनल चीजों को भी जानने, जो शिक्षक होते हैं वो उनकी पर्सनल चीजों को भी जानने की कोशिश करता है। जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड में के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हमारी क्या है कि वैल्यूज भी आती हैं, हमारी जो पर्सनल चीजें आती है वो हमारे एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंतर्गत आती हैं। और फिर क्या, जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है ना, वो ये नहीं कि अभी आपने बना के रख लिया और आपको नहीं करना है। जैसे कि एक हमारे टीचर है, एक हमारे जो हम इस समय पढ़ा रहे हैं, उन्होंने हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाया और वो चले गए, और वो दूसरे टीचर आए, तो वो क्या है, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना था, तो उससे क्या है, वो समझ लेते कि एक तरीके से क्या कहते हैं, स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब ट्रांसफर हो जाता है एक तरीके से टीचर का, कि इस चीजें बच्चे ने जो भी, जो पहला टीचर बना के गया था, तो दूसरे टीचर को तो नहीं पता था कि बच्चा कैसा है, तो क्या वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड उठाएगा, और क्या वो टीचर देखेगा कि बच्चे ने क्या क्या उसकी प्रोग्रेस है, क्या उसकी प्रगति है, वो आसानी से चीजें कर पाएगा। तो जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है वो ऑल बिहेवियर को मेजर करता है। और फिर हम लोग कम्युलेटिव का रिकॉर्ड को समझते हैं। जो कम्युलेटिव है, इससे हम लोग समझ सकते हैं, इसका जो सी है उससे हम लोग समझ सकते हैं कि क्लास ए का ऑल और सी का क्लास, ये सिर्फ क्लास की जो गतिविधि होती है उसके रिकॉर्ड जो होते हैं वो कम्युलेटिव रिकॉर्ड के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे हमारा रिजल्ट आता है, जो क्लास में जो भी हमने गतिविधियां की होती वो आती हैं। और बट जो हम लोग इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं, एनेक्डोटल और कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो होते हैं वो होते हैं, मगर इसमें क्या है, इसमें ऑल आता है और ये क्लास के अंतर्गत आता है, इसमें क्लास की विधि का रखा जाता है, उसमें एनेक्डोटल में क्या बोलते हैं, पूरे उसका जो होता है ना वो रखा जाता है, जितने बच्चे का ऑल मेजर किया होता है वो हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, लिखित में भी हम लोग देखते हैं कि जो निबंधात्मक रूप होते हैं और वस्तुनिष्ठ रूप होते हैं, लिखित में है ये हमारा जो है, ये पॉइंट है लिखित रूप में। जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं कि, और उसमें बच्चे को किस तरीके से निबंध जैसे दे दिया जाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन निबंध दे दिया जाता है, बच्चे ने किस तरीके से लिखा, कोई बच्चा 4 पेज का लिख देगा, कोई बच्चा 5 पेज का लिख देगा, कोई बच्चा 8 पेज का लिख देगा। तो कभी कभी ऐसा होता है जो 8 पेज वाला होता है वो शायद उसको नंबर कम मिले, क्यों, क्योंकि उसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लिखी नहीं होती है इतनी अच्छी, उसमें क्या कभी कभी 4 पेज वाले को भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छी लिखी होती, अच्छे से चीजों को किया होता है। तो उनको ऐसे टाइप भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको देखना, उनको समझ में आता है शिक्षक को कि छात्र के अंदर कैपेबिलिटी है वो चीजों को करने की, वो कितने अच्छे से चीजें कर पा रहा है।
फिर इसका नेक्स्ट आता है वस्तुनिष्ठ रूप। क्या वस्तुनिष्ठ रूप? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि कुछ एक होता है अध्यापक निर्मित और कुछ एक प्रमाणित टेस्ट होते हैं। तो क्या अध्यापक निर्मित टेस्ट होते हैं जो हमारे क्लासरूम्स होते हैं, उनमें जो भी टीचर्स क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, फिफ्थ क्लास है, उसमें क्या होता है अध्यापक निर्मित कर देते हैं क्वेश्चंस बच्चों के लिए। उसमें बच्चे निर्मित कर देते हैं, अब वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मगर जो हमारे प्रमाणित टेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे जो क्या बोलते हैं कि एक तरीके से हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं और जो इन पे बहुत सारा वर्क कर रहे होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक तरीके से होता है, जैसे कि हाई स्कूल होते हैं, इंटर होते हैं, नेट का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है। उस टाइप के क्वेश्चन कौन क्या क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। वो अध्यापक निर्मित नहीं होते, वो विशेषज्ञों निर्मित टेस्ट होते हैं। ये हमारे क्या हुए, ये आधुनिक मूल्यांकन की ये सारी पद्धतियां हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं सतत एवं व्यापक हाँ मूल्यांकन नेहा, प्रणाली की। अभी कितनी यस सर। स्लाइड है आपकी? सर अभी तो बहुत सारी हैं, अच्छा अच्छा, ठीक कल है। जाएगा सर। तो फिर हाँ, इसको अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास में। और शायद मैं भी, तो अगर छुट्टियों के बाद में होता है तो फिर उसके तब तक आप लोग ये सीसीई के जो भी क्वेश्चन हैं आपके मन में, बाकी स्टूडेंट्स के, वो आप लोग नोट करके रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को हम लोग एंड करें, अगली क्लास में मिलेंगे। यस सर। ओके, थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू सर।